चलो नया टॉपिक अपने को स्टार्ट करना आज, है ना। राजस्थान में अपवाह तंत्र, हेडिंग कल डलवा दी थी मैंने, है ना, याद है। अपवाह तंत्र में क्या पढ़ोगे? अपवाह तंत्र में पढ़ोगे नदियां। क्या पढ़ोगे? जो कि हमारा कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद छोटा टॉपिक एक रहता है। तो नदियां हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि नदी है क्या? ये बताओ पहले कि जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, आप लोगों ने सभी ने जहां से या जहां भी निवास करते हो, गांव में, शहर में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी आपके आसपास होगी। नदी किसे कहेंगे? ये साथी तो वो है जो पहले पढ़ के बैठे हो, तो वो बिल्कुल सटीक परिभाषा दे दी, पर वास्तविकता में दिमाग में क्या आता है कि बहता हुआ जल। पर मैं ये बात ये कहता हूं कि पानी बह तो आपके घर के बाहर नाली में भी रहा है, तो क्या वो नदी है? आपके खेत में जो आपने बनाई है कच्ची नहर, उसमें पानी बह रहा है, तो क्या वो नदी है? नहीं। नदी प्राकृतिक है। नदी कैसी है? प्राकृतिक है। और जो आप बना रहे हो तो क्या है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। तो लिखो पहला बिंदु नदी, और लिखो पहला बिंदु नदी, और लिखो यह प्राकृतिक जल धारा है। यह प्राकृतिक जल धारा है, प्राकृतिक जल धारा है जो ढाल के अनुरूप बहती है। यह प्राकृतिक जल धारा है जो ढाल के अनुरूप बहती है। प्राकृतिक जलधारा जो ढाल के अनुरूप बहती है, क्या कहोगे उसे आप? नदी कहोगे, हाँ या ना? तो हमको समझ में आ गया कि सब नदी किसे कहेंगे अपन? नदी हम कहेंगे आपका प्राकृतिक जलधारा को, ठीक है। अब बात ये आती है, एक शब्द आ रहा है अपवाह तंत्र। क्या आ रहा है? अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब क्या होता है? ड्रेन यानी बहना। क्या मतलब होता है? बहना। और कौन बहता है? नदी। कौन बहती है? नदी बहती है। और हमने नदी की परिभाषा लिख दी है। अब तंत्र क्या है? तो हम यहां बात कर रहे हैं अपवाह तंत्र की। तो ध्यान रखना कि जो नदियां होती है उसको आप अगर देखोगे तो कोई नदी छोटी भी होती है, कोई बड़ी भी होती है, और कोई बहुत बड़ी भी होती है। तो अपवाह तंत्र क्या है कि कोई बड़ी नदी, ये आपको दिख रही होगी यहां पर बोर्ड पर, ये वाली नदी बड़ी है। तो कोई नदी, उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां और उनकी भी अन्य सहायक नदियां मिलकर कोई तंत्र बनाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम अपवाह तंत्र। बात को समझें, क्या बोला मैंने कि कोई आपकी जो है नदी, उस नदी की सहायक नदियां, जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपन यहां बात करते हैं कि हमने पढ़ा था आपका नदी सिसारमा। क्या पढ़ा था? सिसारमा कहां गिरती है? पिछोला में। सिसारमा कहां है? उदयपुर में। कहां है? अब मैं आपसे अगर ये प्रश्न करूं कि साहब जो सिसारमा नदी है, क्या उसका जल गंगा में जाता है कि नहीं जाता? तो क्या लगता है, जाता है या नहीं जाता? जाता वाले कौन कौन? पहले वो आ जाओ जो कह रहे जाता है। जाता वाले 4-5-7 हैं। जो कहते नहीं जाता साहब, वे कौन कौन? नहीं जाता वाले 2-4 हैं, बाकी निर्दलीय। जाए तो ठीक, नहीं जाए तो ठीक। अब यहां पर आप एक बात पढ़कर आए थे, CWG, याद आ रहा है? कहां पढ़ा था? कोपेन में। जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, बाकी सब आराम से बैठना, है ना, क्योंकि अपन कितना पीछे वाला पढ़ रहे हैं, कितना हमको याद है, वो चेक करना जरूरी बनता है। और किसी अगर प्रश्न पूछूं तो ये नहीं कि टारगेट, तो मेरा कोई टारगेट नहीं है। अगर आपको सब प्रश्न पूछे ही मत, है ना, तो नहीं पूछे। पर बात यह है कि पता लगना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस पता लगता है चेहरे से कि व्यक्ति को याद है कि नहीं याद है, हाँ या ना। तो जिसका चेहरा जैसे ही होता है तो मुझे लग जाता है कि साहब ये तो। अब एक और बात, फिर कोई होता है कि साहब एक काम करते, कॉन्फिडेंस से बेटे सर पूछेंगे ही नहीं, तो सर के भी अनुभव जो है वो थोड़ा ज्यादा है, तो पता लग जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। चलो लास्ट जो साथी बैठे, अपन पढ़कर आए थे CWG, राइट। तो जी जो आपका शब्द है उसका क्या बताया था मैंने अर्थ? आप थे उस दिन क्लास में, कोपेन जब पढ़ाया था? नए आए हो? वो टॉपिक नहीं पढ़ा आपने? बहुत बढ़िया। पड़ोसी, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तो जो आपका राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, मैंने क्या बोला था कि वहां की जो नदियां हैं वो अपना जल का डालती है गंगा में। कैसे समझो, यहां पर मैंने कहा कि सब सिसारमा जो उदयपुर से आपकी बहते हुए जा रही है पिछोला में,
पिछोला बढ़ती है तो क्या होता है, पानी जाता है स्वरूप सागर में, उसके भरने के बाद पानी जाता है आपका फतेह सागर में, और फतेह सागर के भरने के बाद में पानी जाता है आपका आयड़ में, आयड़ यानी कि बेड़च, और बेड़च जाती है बनास में, कहां जाती है, और बनास जाती है चंबल में, और चंबल जाती है यमुना में, और यमुना जाती है गंगा में। किसमें जाती है? तो अब आप यहां देखो कि यहां पर जो मैंने बात कही थी कि अपवाह तंत्र में एक मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियां और उनकी भी अन्य सहायक नदियां मिलकर जो तंत्र बनाती है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। और हम उस बात को पढ़कर आए CWG, मैंने कहा था कि जितनी नदियां इस क्षेत्र में बह रही है वो सब किसमें आएगी, गंगा के तंत्र में आएगी। किसमें आएगी? अब ये जो पूरा तंत्र बना ये किस नदी का अपवाह तंत्र है? गंगा का है सिसारमा का? तो गंगा का। किसका है? अब ये ध्यान रखना, नदी बड़ी होगी तो तंत्र बड़ा होगा, नदी छोटी होगी तंत्र छोटा होगा। जैसे ये गंगा का हो गया, ये तंत्र हो गया यमुना का, किसका हो गया, ये हो गया चंबल का, किसका हो गया, ये हो गया बनास का, किसका हो गया, ये बेड़च का, और ये सिसारमा। नदी छोटी है तंत्र छोटा है, नदी बड़ी है तंत्र बड़ा है, लेकिन हर नदी का अपना एक अपवाह तंत्र होगा। बात समझ में आ रही है? तो लिखो, अगला बिंदु लिखो, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, और लिखें अपवाह तंत्र लिखे साथियों। इसमें एक मुख्य नदी, इसमें एक मुख्य नदी, इसमें एक मुख्य नदी, मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां व उनकी भी अन्य सहायक नदियां, व उनकी भी अन्य सहायक नदियां, अन्य सहायक नदियां मिलकर जो तंत्र बनाती है, जो तंत्र बनाती है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र क्या है वो हमने यहां देख लिया। अब बात एक और आती है, एक शब्द हम पढ़ते हैं नदी बेसिन। क्या पढ़ते हैं? और आप पढ़कर आए हैं बेसिन का मतलब क्या होता है? मैदान। क्या होता है? तो नदी जहां बह रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? बेसिन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बेसिन कह रहे हैं। ठीक है। एक जो बार बार एक प्रश्न आ रहा है, कितना लिखवा दिया, है ना साथियों? तो मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं कि क्लास जो आपकी स्टार्ट हुई है उसको 5 मिनट हुए और अभी हमने मुश्किल से 5 लाइन लिखी है ना। तो अगर आप जितना लेट आते हैं उतना आप अपने आप में मान लें कि उतना लिखवा दिया गया होगा, क्योंकि होता यह है कि 10 बार कमेंट अगर आता तो मैं फिर जवाब दे पाता हूँ कि कितना लिखवा दिया। इट मींस क्या हो रहा है कि हम लेट आ रहे हैं। ठीक है। 7:05 पे आप आ जाया करें ताकि तैयार रहा करें बिल्कुल मोबाइल के सामने। ये क्लास शुरू होने वाली है ना। जैसे आईपीएल में आप तैयार रहते हो ना, आईपीएल देखते हैं, जो भी आप मूवी देखते होंगे या कोई अगर आप शो देखते होंगे तो तैयार रहते हैं अपन, है ना। मुझे पता है इस चीज का, है ना। जब हम भी छोटे थे मैसेज देखते थे, अरे हाँ या ना। तो जब आप इस चीज से तैयार रहते हो कि सब फला क्रिकेटर आने वाला, कोहली खेलने वाला है, कि रोहित आ रहा है, कि धोनी आ रहा है, जो भी आ रहा है XYZ, तो जैसे आप तैयार रहते हो वैसे आप 7:05 पे तैयार आ करो, बस क्लास शुरू होने वाली है। अरे हाँ या ना। ये तुम्हारे जीवन का खेल है। ठीक है। इसको अगर ढंग से तुमने 6 महीने खेल लिया, साल भर खेल लिया, तो तुम आईपीएल जीत जाओगे फिर तो, है ना। चलो अपनी लाइफ का आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। नदी बेसिन क्या है? तो हमने कहा आपको नदी मतलब बेसिन मतलब क्या होता है? मैदानी भाग जहां नदी बह रही है। अब बेसिन में क्या होता है समझे आप, इस बात को समझे कि हमारे घरों में हाथ धोने के लिए होता है वॉश बेसिन। देखा सबने? वो तो सबने देखा है, नहीं देखा हो तो अपने यहाँ लगे हुए हैं, है ना। आप देख सकते हैं क्योंकि सबकी आवाज नहीं है, सबकी आवाज आनी चाहिए थी। अरे हाँ या ना। सुस्त हो जाते हैं हम। क्या हो जाते हैं? लास्ट क्लास से सुस्त हो गए पहले ही। मतलब आप जो है क्या कर देते हो, हथियार डाल देते हैं। अरे यार कब जो है इस घड़ी में ये काटा, कहां पहुंचे? 8-10 पे पहुंचे और हम यहां से जाएं। तो कल आके सबसे पहले मैं इसी को हटाने वाला हूं, वापस लगा दूंगा जाते वक्त, और इसको हटा देंगे। आपका ध्यान का होना चाहिए। हाँ, उसको भी मैं वो कर दूंगा, ब्लैंक कर दूंगा, है ना। मैं कर सकता हूं ना इसको। तो ये देखो, ये अपने हाथ में। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि कुल मिलाकर हम जब लास्ट, मैंने कल भी मतलब पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि हमेशा
आप जो है एक्टिव रहा करो, भले क्लास पहली हो चाहे वो आखिरी हो। आप देखते हो ना आखिरी के जो ओवर होते हैं क्रिकेट में, क्या बोलते हैं, डेथ ओवर बोलते हैं। तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैंने कहा था, पहले भी कहा था, उदाहरण दिया था। तो तुम भी ये समझ लो, जो लास्ट की 2-3 क्लासें जो है, अगर मान लो 6 क्लासें, तो लास्ट की दो क्लासें हैं, उनको ढंग से पढ़ रहा है तो वो जीत रहा है। और अगर केवल 4 देख ली और बाकी 2 को छोड़ रहा है, जैसे अपने यहाँ हो जाता है। मैंने पूछा अभी कि संख्या कब कम होती है, तो लेकिन 2 क्लास जब बचती लास्ट की तक कम हो जाती है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, कंपटीशन आपका। चलो अब समय मत खराब करना, यहाँ आ जाओ। अब देखो साथियों, यहाँ एक बात बताता हूं। मैंने कहा कि आप सबने बेसिन देखा होगा हाथ धोने के लिए, जो घर में होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा होता है, अभी आवाज नहीं आई, ऐसा होता है कुछ आकृति में, ऐसा होता है, टब लगा होता है ना। उस टब में इधर एक पाइप होता है, इधर एक नल लगा होता है ना। और यहाँ से जब आप जो है इस नल को चालू करते हो तो पानी गिरता है यहाँ से, और वो इस पानी जो है वो इस नली के माध्यम से बाहर चला जाता है। राइट, हाँ या ना? अब जब आप हाथ धोते हो तो क्या होता है, वो पानी उछल के गिरता है, इधर इधर गिरता है, इधर गिरता है, इधर गिरता है, इधर गिरता है, और वो इस ढाल के साथ बहता हुआ कहां जाता है, इस नली में, और बाहर चला जाता है। राइट। लेकिन जब अगर आप हाथ तरीके से नहीं धो रहे हो तो क्या होगा, वो पानी उछलेगा, और कुछ पानी उछल के क्या होगा, इस टब से बाहर इधर आ जाएगा, या इस टब से बाहर इधर आ जाएगा। हाँ या ना? वो पानी जो इधर बाहर गया है वो इस नली में नहीं जाएगा। सेम ऐसा ही होता है नदी बेसिन में, कि जो आप ये साइड की दीवार देख रहे हो, ये साइड की दीवारें होती है पहाड़ियां। क्या होती है? पहाड़ियां होती है, जैसे कि मूल रूप से हम कह सकते हैं पर्वत। क्या है ये? और ये पर्वत क्या है? ये पर्वत है जल विभाजक। क्या होते हैं ये? जल विभाजक। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्न में से किसे जल विभाजक कहते हैं? तो आप कहेंगे पर्वत। या पूछ लेगा राजस्थान में निम्न में से कौन जल विभाजक का कार्य करता है? तो अरावली। कौन कर रहा है? अब क्या होगा कि जब आपका, मान लो यहां बादल आ गए और बरसात होगी, क्या होगी? बरसात होगी इन बादलों से। तो क्या होगा कि जब आपका बारिश हो रही है तो जो पानी गिर रहा है इस पहाड़ी से इधर, वो जाएगा किसी और नदी में, और जो पानी गिर रहा है इस पहाड़ी से इधर, वो जाएगा किसी और नदी में। सेम ऐसे ही इधर भी। अब ये दिमाग लगाओ कि ये मान लो हमारा अरावली है। क्या है ये? जो पानी गिर रहा है पूर्व में वो गिर रहा है बनास में। कहां गिर रहा है? और जो पानी गिर रहा है पश्चिम में वो कहां गिर रहा है? जा रहा है लूनी में। किसमें जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि बीच में कौन है आपका? अरावली। बात समझ में आ गई? और ये जो बीच का भाग है, तो जिस भी नदी का नाम यहां होगा उस नदी का ये बेसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसमें नदी है, मुख्य नदी है, और उसकी सहायक धाराएं आपकी बहती है। बात समझ में आ गई? तो इसको उतारो फटाफट से, जल्दी उतारना। एक साथी लिख रहे हैं मांगरोल 12 में झील है। देखो झील तो छोटी मोटी हर जगह होगी, कोई विशेष अगर झील हो तो बताओ। भोपाल सागर लिखवा देंगे, अभी आगे आएगी। अपन जब पढ़ेंगे बनास तब मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना? जल्दी करना इसको ना आज। एक साथी लिख रहे हैं भरतपुर में बाढ़ आ गई। क्यों आ गई बाढ़? क्या कारण रहा ये बता दो। बारिश तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, तुम कह रहे हो बाढ़ आ गई है। कंप्लीट सभी का? तो जल विभाजक कौन होता है? पर्वत। कौन होता है? पर्वत। ये बन गया सबका। आगे बढ़ो। अब जो हम बात करेंगे, एक बिंदु लिखेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। और लिखो इसमें एक लाइन जोड़ो, एक लाइन जोड़ो इसमें, जल ग्रहण क्षेत्र में वह समस्त क्षेत्र जहां से नदी को जल मिलता है। वह समस्त क्षेत्र जहां से
नदी को जल मिलता है, जल मिलता है, जल मिलता है। क्लियर? तो जो पूरा इलाका ऐसा इलाका जिससे नदी को पानी मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका जलग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। अब अगर हम बात करें इस भारत के नक्शे में तो आप देखेंगे हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम हमको पता है। अब भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के अपवाह तंत्र है। कितने प्रकार के? एक हिमालय का और एक आपका प्रायद्वीप पठार का। हिमालय का और प्रायद्वीप पठार का। राजस्थान जो है वो किस में आ रहा है? प्रायद्वीप पठार वाले में आ रहा है। किस में आ रहा है? क्योंकि राजस्थान की जो नदियां हैं या तो निकलती है इधर आपके एमपी क्षेत्र से या निकलती है हमारे राजस्थान से। यानी कहां से आ रही है? इस प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र से आ रही है। अरावली किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर अगर हम देखें तो दो प्रकार से हम इसको और बांट रहे हैं। प्रायद्वीप पठार की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो एक वे नदियां जो गिरती है अरब सागर में, कहां गिरती है? और एक वे नदियां जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो ये प्रायद्वीप पठार की जो आप बात कर रहे हैं उसमें दो प्रकार का आपके तंत्र है। लेकिन राजस्थान के लिए एक और बात में जुड़ती है कि राजस्थान में एक और तंत्र मिलता है। एक और तंत्र क्या मिलता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका अगर आप देखोगे तो वो कैसा है? मरुस्थल का है। कैसा है? और वहां पर जो नदियां हैं वो नदियां आपकी जो है वो सागर तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है? जो नदियां आपकी स्थल भाग पर ही समाप्त हो जाएगी उसे हम कहेंगे अंत प्रवाह की नदी। क्या बोलेंगे? अंत प्रवाह की नदियां। हालांकि कुछ नदियां आपकी इस वाले बेल्ट में भी आपको दिखेगी जो अंत प्रवाह की है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब यहां पर जो हमारे को देखना है कि राजस्थान में तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है। सबसे ज्यादा जो भाग रखता है वो रखता है अंत प्रवाह। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास दो प्रकार और हैं, अरब सागर और एक हमारे पास है बंगाल की खाड़ी। यानी तीन प्रकार के अपवाह तंत्र हमको पढ़ने हैं। बात समझ में आ गई है? लिखो इसमें अगला बिंदु डालो। लिखो लिखो राज्य में अपवाह तंत्र के प्रकार। राज्य में अपवाह तंत्र के प्रकार। अपवाह तंत्र के प्रकार। और लिखो पहला नंबर एक लिखोगे अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियां। नंबर दो अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। और नंबर तीन जो आपका आएगा वो आएगा बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां। तो राजस्थान में अपवाह तंत्र जो हमारे पास मिल रहा है वो तीन प्रकार का है। और वो तीन प्रकार का अपवाह तंत्र आपके सामने है। एक तो आपने कह दिया है अंत प्रवाह, अरब सागर, और एक बंगाल की खाड़ी। मैंने यहां पर एक जो शब्द लिखा है बार बार कि अरब सागर की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली। राजस्थान की कोई भी ऐसी नदी नहीं जो सीधे जाके गिरती हो बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी हमसे दूरी पर है। फिर राजस्थान की जो नदियां अरब सागर की ओर बह रही है उसमें से कुछ नदियां गिरती है अरब सागर में। ठीक है। सभी नहीं गिरती। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की वे नदियां जो गिरती है अरब सागर में तो कौन कौन सी होगी बताओ? चलो मैं बोलूंगा, आप लोग हाँ नाम में जवाब देना। ठीक है? ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो पहली बात हम कर रहे हैं अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? माही नदी गिरती है नहीं गिरती है? अगर गिरती है, अगर हाँ लगता है तो हाँ ऐसे कर देना हाथ। ठीक है, कुछ आती हैं। और जो कहते हैं सही माही नदी जो है आपकी वो नहीं गिरती अरब सागर में, कौन कौन है? कोई नहीं है, बाकी निर्दलीय। हाँ, नेक्स्ट नंबर आ रहा आपका साबरमती। गिरती या नहीं गिरती? गिरती वाले हैं। जो कहते नहीं गिरती वे कौन कौन? कोई नहीं। लूनी गिरती है कि नहीं गिरती है अरब सागर की ओर? चलो, जो कहते नहीं गिरती वे कौन कौन? नहीं गिरती वाले तीन चार हैं, बाकी निर्दलीय। हाँ, तो तुम तीन चारों राइट है। लूनी अरब सागर में नहीं गिरती। लूनी समाप्त हो जाती है कच्छ के रण में। कहां हो जाती है? कच्छ के रण में। अब बात यहां यह आती है कि राजस्थान की वे नदियां जो सीधे अपना जल जाती सागर में, वे कौन कौन सी नदियां हैं? तो ध्यान रखना, अभी मैंने नाम जो आपको लिए हैं, एक तो नाम मैंने लिया है माही, जो आपका इस तरह से बहते हुए एमपी से राजस्थान, राजस्थान से उधर अपना आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये गिर रही है।
नाम क्या हो गया इसका? माही। एक नदी जो निकलती है उदयपुर से और गिरती है आपके इधर एक खंबात की खाड़ी में, नाम है उसका साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। और एक नदी है आपकी जो निकलती है सिरोही से और गिरती है आपका कच्छ की खाड़ी में, नाम है पश्चिम बनास। तो देखो साथियों, ये जो इलाका है ये आपका है खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। और जो ये इलाका है उसे क्या बोलोगे? पढ़कर आए हो, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। और जो इधर जो बीच का भाग है वो कहलाता है कच्छ का रण, ठीक है, स्थल भाग। ये जो इलाका है वो खाड़ी का था। अब राजस्थान की नदियां कौन कौन सी जो गिरती है आपके सागर में? तो 3 नदियां हैं। कौन कौन सी है? माही, साबरमती और पश्चिम बनास, ये केवल 3 नदियां। अब बात यहां आती है कि कुछ नदियां ऐसी भी है जो गिरती है आपकी यमुना में। कहां जाती है? और यमुना कहां जा रही है? गंगा में, हम जानते हैं। अब जो आपकी यमुना नदी में जो नदियां जाती है उनमें से नदियां कौन कौन सी है? तो एक नदी आपकी है यहां पर आपका चंबल। क्या नाम है? चंबल जा रही है आपका किसमें? यमुना में। एक नदी आपकी जो है यहां पर आ जाएगी बाण गंगा। क्या आ जाएगी? बाण गंगा। हालांकि वर्तमान में जल की कमी के कारण ये नहीं जा पा रही है, पर इसको हम उसमें काउंट करेंगे। और एक नदी आपकी कौन सी है? गंभीर। कौन सी है? गंभीर। तो आप ये ध्यान रखना कि राजस्थान की वे नदियां जो सीधे अपना जल डालती है यमुना में, वो कौन कौन सी है? चंबल, बाणगंगा और गंभीर। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं एक और, कि वे नदियां जो सीधे जाती है कहां पर? आपका अरब सागर में। कौन है? माही, साबरमती और पश्चिम बनास। यानी 3 आपकी जा रही है अरब सागर में और 3 जा रही है यमुना में। बात समझ में आगे सबको? अगला लिखो, अगला लिखो। वे नदियां जो सीधे अपना जल अरब सागर में डालती है। अलग से लिखना है, वो तो 3 तो अपना लिख दिया अपना, है ना, एक लाइन छोड़ लो। लिखो, वे नदियां जो सीधे अपना जल अरब सागर में डालती है। वे नदियां जो सीधे अपना जल अरब सागर में डालती है। डालती है। कर दिया? लिखो इसमें माही, साबरमती व पश्चिमी बनास। माही, साबरमती व पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। क्लियर? माही, साबरमती व पश्चिम बनास। नेक्स्ट लिखें, वे नदियां जो सीधे अपना जल यमुना में डालती है। वे नदियां जो सीधे अपना जल यमुना में डालती है। और कौन कौन सी साथियों? तो लिखो, यमुना में डालने वाली नदियां कौन सी है? चंबल, बाणगंगा और गंभीर। चंबल, बाणगंगा और गंभीर। चंबल, बाणगंगा और गंभीर। हाँ, गंभीर, मैं जोर दे रहा हूं बार बार, गंभीर। समझाता हूं इस बात को। क्या बोला मैंने? चंबल, बाणगंगा और गंभीर 2 नदियां हैं। एक का नाम गंभीर है और एक का नाम गंभीरी है। तो जो गंभीरी है वो चित्तौड़ जिले के अंदर है, छोटी नदी है। गंभीरी क्या है? छोटी नदी है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे बेड़च की सहायक है। और एक मैं नाम ले रहा हूं गंभीर, जो करौली क्षेत्र से आपकी निकल रही है, तो वो नदी बड़ी है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं यमुना में कौन जाती है? तो गंभीर जाती है। कौन जाती है? समझ में आ गई बात? चलो, तो ये हमने बात यहां कर ली। अरे हाँ ना बोल दिया करो, कुछ नहीं जाता उसमें, है ना। चलो, अब हम जो बात कर रहे हैं आगे चल के, नेक्स्ट यहां देख लो इस मैप को, कि राजस्थान का अपवाह तंत्र इस प्रकार से अपन देख सकते हैं नदियों के द्वारा। ये बनास का क्षेत्र है पूरा, ये आपका चंबल का क्षेत्र है, ये माही का क्षेत्र है। ये नदियां जो अन्य नदियां आपकी है, बाणगंगा आपकी हो गई, ये गंभीर की हमने बात की अभी, है ना, रूपारेल की हम बात कर रहे हैं, या लूणी आपकी है। और एक खाली इलाका है, ना कोई नदी आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। और ये इलाका कौन सा आपको ध्यान आ रहा है? बीकानेर चूरू का इलाका आपका है ये, ठीक है। छोटी छोटी धाराएं मिल जाएगी। फिर ये ऊपर गग्गर का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र हमारा है वो किसका दिख रहा है आपको? बनास का। किसका दिख रहा है?
बनास जो हमारा है उसका जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। इसमें नंबर्स में हम देखें, नदियों को नंबर डाल रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर आपका जो बनास का इलाका है वो ज्यादा बड़ा है ना। तो ये जो मैप अपन जो देख रहे हैं, ये मैप आपके जो रिसर्च होते हैं, है ना, लोग जो पीएचडी करते हैं तो उसमें जो डेटा लगता है उस डेटा से अपन उसको उठाया हुआ है, जो कि ऑथेंटिक होता है। क्या होता है? ठीक है ना, क्योंकि गाइडों में आपको ये चीजें नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, यहां पर आपका जो है ये जो एक छोटा सा मैप आपको दिख रहा है, ये मैप किसका है? तो ये मैप आपका जो है अंत प्रवाह की नदियों का। किसका है? अब आप डालेंगे हेडिंग में अंत प्रवाह की नदियां। तो 3 अपवाह तंत्र है, उसमें से पहला अपवाह तंत्र हमारा जो हम पढ़ रहे हैं अंत प्रवाह की नदियां। क्या पढ़ रहे हैं? अंत प्रवाह की नदियां। अब यहां पर हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि कौन सी नदियां कहलाएगी अंत प्रवाह की, है ना। डाला हेडिंग में अंत प्रवाह की नदियां, और इसमें इसकी हम लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा सुन लो पहले एक बार। आप यहाँ पे होता क्या है कि जो नदी अंत प्रवाह की है, ये न तो गिरती किसी सागर में, न तो गिर रही किसी सागर में, भाई अरब सागर बंगाल खाड़ी कहीं नहीं जा रही है, और न ही किसी बड़ी नदी में मिलती है। जैसे हम देख के आए अभी यमुना में जा रही है ना, बेडस में जा रही है, बनास में जा रही है, लेकिन ये नदियां किसी बड़ी नदी के अंदर नहीं मिलती। ये शुरू होती है स्थल से, और स्थल पे क्या जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या कहलाएगी वे? तो लिखो इसमें साथियों, लिखो इसके अंदर लाइन जोड़ो। वे नदियां जो स्थल भाग से शुरू होकर स्थल पर ही समाप्त हो जाती है। स्थल भाग से शुरू होकर स्थल पर ही समाप्त हो जाती है। न तो किसी बड़ी नदी में मिलती है, और ना ही किसी सागर में गिरती है। न तो किसी बड़ी नदी में मिलती है और ना ही किसी सागर में गिरती है। क्लियर सभी का यहां तक? तो समझ में आ गई बात कि अंत प्रवाह किसे हम कहेंगे। अब यहां आप देखें कि जो अंत प्रवाह की नदियां हैं उनमें हम देखेंगे गग्गर, इधर आपकी जो है कांकनी। कुछ नदियों के नाम आप पढ़ के आए हो क्योंकि जिले पढ़ लिया आपने, तो कांकनी नाम आया था, याद आ रहा है? किस जिले में आया था कांकनी नाम? बोलोगे नहीं, मैं बताऊंगा। मत बोला करो, ओवर एक्साइटेड मत हुआ करो। किस में आया था? तुमने बोल दिया, इसका आंसर नहीं आया। देखो किस में आया था? झील कौन सी थी? बुझ झील। कौन सी थी? बुझ झील थी। याद नहीं कर रहे हो साथियों, है ना, बढ़िया बात है। फिर यहां अगर आप देखें सांबर के अंदर आप देख रहे हैं, हम पढ़कर आए सांबर में नदियां खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, वो गिर रही है। हम यहां पढ़कर आए थे रूपारेल को। किसमें गिरी थी रूपारेल? मोती झील, भरतपुर। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं जिनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी नदी है अंत प्रवाह की, वो है गग्गर। कौन सी है? डालो आप हेडिंग में गग्गर नदी, और लिखना स्टार्ट करना गग्गर नदी। देखो साथियों, जो नदी आपकी गग्गर है उसकी अगर हम बात करें तो गग्गर को कुछ उपनाम दिए गए हैं। गग्गर को कुछ उपनाम दिए गए हैं, वे कौन कौन से हैं? तो जो पहला इसका नाम है उपनाम में, वो है आपका मृत नदी। क्या नाम है इसका? मृत नदी। क्यों कहते हैं? क्योंकि साहब ये नदी जो आपकी है इसमें जल की कमी है, कभी तो बहती है और कभी नहीं बहती है। और जब नदी में पानी नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? मर गई। क्या बोलेंगे? तो क्या है यह? मृत नदी। एक इसे कहते हैं नट नदी। क्या कहते हैं? नट नदी इसलिए कहते हैं कि नट क्या है? पढ़कर आए थे, खेल तमाशा दिखाती है। अरे हाँ के ना, हो जाती। तो ये भी क्या कर रही है? खेल तमाशा दिखा रही है। कभी तो राजस्थान में आती है और कभी राजस्थान में नहीं आती। क्या बोला अपन ने इसको? नट नदी। एक इसका पौराणिक नाम है दृश्यद्वती। क्या नाम है? तो इसका पौराणिक नाम क्या है? दृश्यद्वती। एक इसे कहते हैं सरस्वती। अब सरस्वती कहने के पीछे कारण यह है कि जो नदी सरस्वती हमारी पौराणिक नदी है, ये उसी के प्रवाह क्षेत्र में बह रही है जहां पहले कौन बहती थी? सरस्वती नदी। क्या बोल दिया इसको? और किसी और नदी के स्थान पर बह रही है, यानी किसी और नदी का स्थान इसने ले लिया, इसलिए इसे कहते हैं सोतर नदी। क्या बोलते हैं? सोतर नदी। बात समझ में आ रही है? और ये क्या करती है? कभी तो राजस्थान में आती है और कभी राजस्थान में नहीं आती है। अब 4-5 साल तक राजस्थान में नहीं आएगी तो क्या होगा? हमारे एक सिस्टम है
कि भाई नदी का जो क्षेत्र है वहां पे बना दो, अपने मकान बना दो, दुकान बना दो, कुछ भी बना दो। और जब ये अचानक आएगी तो क्या होगा, उस क्षेत्र में क्या आएगी, बाढ़ आएगी। अरे हाँ या ना, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो नुकसान होगा। तुमने क्या बोल दिया, इसको कह दिया राजस्थान का शोक। क्या बोल दिया? राजस्थान का शोक कह दिया कि कभी आती है और कभी नहीं आती, और आती है तब क्या करती है, बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। तो राजस्थान का शोक इसको हमने कह दिया। तो लिखो इसके अंदर साथियों उपनाम लिखो, गग्गर के उपनाम लिखो। मृत नदी, मृत नदी, मृत नदी, नट नदी, मृत नदी, नट नदी, नट नदी, दृश्य ध्वति, दृश्य ध्वति नदी, दृश्य ध्वति नदी, दृश्य ध्वति नदी, सरस्वती, 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 सोतर, सोतर नदी, सोतर नदी, और राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक यानी दुख, राजस्थान का शोक, है ना। अब हम बात करते हैं आगे चल के, नेक्स्ट लिखो उद्गम, अगला लिखो बिंदु उद्गम। तो जो नदी आपकी ये गग्गर है, ये निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से। कहां निकलती है? तो सुन लेना, पहले लिखवा दूंगा। शिवालिक पहाड़ियों में स्थान आता है कालका। क्या नाम है? कालका क्षेत्र पड़ता है हिमाचल में। कहां है? हिमाचल में। पहाड़ियां कौन सी है? शिवालिक पहाड़ियां। और शिवालिक किसका हिस्सा है? हिमालय का। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। तो अगर हम देखें तो एकमात्र नदी जो हिमालय से आती राजस्थान में, वो कौन सी है? गग्गर है। अब बात ये आती है, जो साथी पुराने बैठे हुए हैं वो आराम से सुनना इस बात को, फिर लास्ट में आपको आंसर देना है ना। पहले इन साथियों से पूछते हैं। बात ये आती है कि हिमालय से हम देखते नदियां निकलती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, हाँ या ना, साल भर बहती है। सुना तो है इनका नाम? हाँ कर दिया करो। साल भर बहती है। बहती है नहीं बहती है? बहती है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं गग्गर के बारे में कि ये तो नदी जो आपकी है वो वर्षा काल में भी कभी कभार ही आती राजस्थान में। ऐसा क्यों? भाई साल भर बह रही नदियां बाकी तो यही ऐसी नदी क्यों है कि जो आपकी 4-5 साल में कभी एक बार हमारे राजस्थान में आती है? क्या ऐसा कारण है कि इसमें हिमालय से आने के बाद में भी पानी की कमी है? कभी सोचा है? भाई नदी हिमालय से आ रही है तो गंगा भी हिमालय से आ रही है, सब हिमालय से नदियां आ रही है, यमुना यमुना, फिर उनमें पानी है और इसमें पानी क्यों नहीं है? ये जो आप हिमालय की बात कर रहे हो, ये 9वीं क्लास में और 7वीं क्लास में दे रखा है चैप्टर सामाजिक के अंदर। तो हम 7वीं और 9वीं क्लास पढ़ के आए हैं। अरे हाँ के ना, स्कूल में पढ़ाई तो हमने सर जो है कर ली है, हम पास हो गए। पर ये सुनना कि शिवालिक किसका हिस्सा है? हिमालय का। पर ये हिमालय का मूल भाग नहीं है। हिमालय का मूल भाग नहीं है। बाकी जो नदियां जो साल भर बह रही है, उन सब नदियों का उद्गम होता है ग्लेशियर से। कहां से होता है? हिमनद से। बर्फ पिघलती है और उनमें पानी आपका बहता रहता है। लेकिन जो ये नदी आपकी गग्गर है, निकलती शिवालिक से, और शिवालिक की जो हाइट है औसत, वो 900 से 1200 मीटर है। और इतनी कम हाइट में कभी ग्लेशियर नहीं होता। इस वजह से गग्गर नदी में केवल बरसात का पानी आता है, और इसको हिमालय से राजस्थान में आने में लंबा सफर तय करना पड़ता है। और रास्ते में एनीकट बने हुए क्या होता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। और जब अगर इस बेल्ट में अच्छी बारिश होती है, तब जाके क्या होता है, ये नदी आपके राजस्थान में आती है। तो प्रश्न सीधा पूछ लेगा कि हिमालय से आने के बाद में भी गग्गर में पानी की कमी क्यों है? तो वहां सीधा देखा होगा कि इसका उद्गम ग्लेशियर से नहीं होता। बात में आ गई? 900 से कितना है? 1200 मीटर है। और जो नाम आपका शिवालिक आ रहा है, ये शिवालिक हिमालय का मूल हिस्सा नहीं है। ये जो शिवालिक आप देखते हो, ये शिवालिक तो जो गंगा है, जो यमुना नदियां हैं, इनके द्वारा लाए गए मलबे से बना हुआ पर्वत है। बात समझ में आ रही है? यानी इतने वर्षों से नदियां बह रही है और उन्होंने इतना मलबा जमा कर दिया कि 900 से 1200 मीटर हाइट का क्या बन गया? एक पर्वत श्रृंखला बन गई, एक पूरी रेंज है शिवालिक।
समझ में आ रही बात? इसके अलग अलग नाम है वापस, चूरिया मुरिया इस तरह से। अब कभी अगर बड़े लेवल पे पढ़ोगे तो वहां सुनाई देगा आपको, ठीक है। तो जो नदी आपकी आ रही है वो कहां से आ रही है? शिवालिक से। और केवल इसमें कौन सा पानी आता है? बरसात का पानी आता है। अब क्या हो रहा है कि ये हमारे जो है राजस्थान में आने से पहले पंजाब हरियाणा क्षेत्र में होते हुए आएगी। अब क्या होगा, जब ये कभी कभार राजस्थान में आ जाती है तो ये जो नदी आपकी है ये आने के बाद में हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में, जिला कौन सा है ये? हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ क्षेत्र में आपका सबसे पहले प्रवेश करेगी। और ये कहां से प्रवेश करेगी? तो एक क्षेत्र आता है टिब्बी। क्या नाम है? टिब्बी। तो टिब्बी से ये हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। और हम एक झील पढ़कर आए थे हनुमानगढ़ में जिसमें गग्गर नदी गिर रही थी। नाम क्या था उस झील का? तलवाड़ा झील। याद आ रहा है? इसे पूछूंगा जवाब देगा, बाकी सब आराम से बैठना, ठीक है। एक तो बालक से पूछ लिया था, बालिका से पूछते हैं, है ना। हाँ, कुछ विशेषता है बालिका इसकी, तलवाड़ा झील की? पड़ोसी, तलवाड़ा झील की है विशेषता? कोई विशेषता है तलवाड़ा झील की? चलते जाओ आगे से आगे, मैंने पढ़ाई तो है ना, ठीक। आगे, बहुत बढ़िया, एक ही क्वेश्चन में ढेर, वेरी गुड। राज्य की सबसे नीची झील, अरे इतना अच्छा प्रश्न है। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की है। और नीची कौन सी है? अरे हाँ के ना, ऊंची कौन सी और नीची कौन सी? तो बस याद रह जाएगा। चलो, तो यहां जो आपका है, ये जो झील आपकी है जिसका नाम क्या आ रहा है? जिसका नाम आपका आ रहा है तलवाड़ा। इसमें इसका जल जाता है, किसमें जाता है? तलवाड़ा झील में जाता है। अब क्या हो रहा है कि इसके बाद में नदी आगे बहती है और आगे आपका जो है एक किला है जिसका नाम है, हनुमानगढ़ किला कौन सा है? बटनेर। ये उस बटनेर दुर्ग के निकट जाके हो जाती है समाप्त। कहां हो जाती है समाप्त? बटनेर दुर्ग के निकट आपकी जो है वो हो जाती है समाप्त। कहां होती है? अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा कि पाकिस्तान जाती है, पर मैं क्या कह रहा हूं, जल की कमी होगी तो कहां रुक जाएगी? बटनेर। अगर इस बेल्ट में ज्यादा बारिश हो रही होगी तब ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करेगी। कहां पर? श्री गंगानगर में। कहां प्रवेश करेगी? श्री गंगानगर जो जिला आपका है वहां पर यह प्रवेश करेगी। और सूरतगढ़ अनूपगढ़ जो क्षेत्र है उनको क्रॉस करते हुए आपका, आपने सुना ना सूरतगढ़ अनूपगढ़ सुना है? तो सूरतगढ़ और जो आपका एक जिला बनाया था बीच में अनूपगढ़, इन क्षेत्रों को क्रॉस करने के बाद में ये कहां जाएगी? पाकिस्तान। कहां जाएगी? और पाकिस्तान में जो इसका प्रवेश आपका होगा वो किस जिले से होगा? तो ऊपर जिला कौन सा है? बहावल नगर। पहले कौन सा था? बहावलपुर। तो ध्यान रखना वर्तमान में यहां बहावल नगर है। क्या है यहां पर? जब आप पीवाईक्यू करोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको बहावलपुर मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में जिला कौन सा यहां पर है? बहावल नगर है। और बहावल नगर में आपका एक स्थान है, यहां पर नाम है उसका फोर्ट अब्बास। ये फोर्ट अब्बास के निकट जाकर क्या हो जाती है? समाप्त। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कौन? गग्गर। तो उद्गम से लेकर जो मुहाना है, जो मुहाना मतलब होता है अंतिम जो स्थान है, वहां तक जो इसकी कुल लंबाई है वो आपकी है 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलोमीटर आपकी कुल लंबाई है। हालांकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है ये कहीं भी ऑथेंटिक रूप से दिया हुआ नहीं है, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर। कितना है? लगभग 100 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई मिलती है। तो उद्गम कहां से हो रहा है? कालका हिमाचल है ना, शिवालिक पहाड़ियों में कालका हिमाचल। लिखो इसमें साथियों, लिखो उद्गम में, उद्गम लिखो कालका हिमाचल में शिवालिक पहाड़ियों से। कालका हिमाचल में शिवालिक पहाड़ियों से। कालका हिमाचल में शिवालिक पहाड़ियों से। शिवालिक पहाड़ियों से। नेक्स्ट लिखो, लिखे टिब्बी हनुमानगढ़ से राज्य में प्रवेश। 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 राज्य में प्रवेश कहां से हो रहा है? टिब्बी हनुमानगढ़ से। नेक्स्ट देखो, जल की कमी होने पर, जल की कमी होने पर, जल की कमी होने पर
यह भटनेर दुर्ग के निकट जल की कमी होने पर यह भटनेर दुर्ग के निकट समाप्त हो जाती है। जल की कमी होने पर यह भटनेर दुर्ग के निकट समाप्त हो जाती है। जल की कमी होने पर यह भटनेर दुर्ग के निकट समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट लिखो, यदि इसके प्रवाह क्षेत्र में अधिक वर्षा हो, तो यह गंगानगर में प्रवेश कर सूरतगढ़ अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा बहावल नगर के फोर्ट अब्बास में समाप्त होती है। नेक्स्ट, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। राज्य में लगभग 100 किलोमीटर। नेक्स्ट, राज्य में इसका प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है। पाकिस्तान में से हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में से हकरा कहते हैं। हकरा, तो ध्यान रखना, हकरा किसे करे पाकिस्तान में। और ऐसा कहा जाता है कि एक लोक देवी हैं जिनको क्रोध आने पर उन्होंने हकरा नदी का सारा जल अपनी हथेली में सौंख लिया, और वो जो माता जी है उनका नाम है आपका आवड़ माता या नागनची माता। ठीक है, पीछे कहानी है पर उस कहानी को बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक हो गया सबका। आपका क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान में से हकरा कह रहे हैं। ठीक है, अगला लिखो। नेक्स्ट, अगला लिखो, गग्गर की विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं इसकी, हम उसकी बात कर लेते हैं। लिखो, पहला लिखो, राज्य की एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है। नेक्स्ट लिखो, अगला बिंदु विशेषताओं में, एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट लाइन लिखो, अगला बिंदु, अगली जो विशेषता है, एकमात्र नदी
एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करती है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करती है, पार करती है। लिख दिया। नेक्स्ट, एकमात्र नदी जो पूर्व से प्रवेश कर पश्चिम में निकलती है, पूर्व से प्रवेश कर पश्चिम में निकलती है। नेक्स्ट, अंतःप्रवाह की सबसे लंबी, अंतःप्रवाह की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी, अंतःप्रवाह की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी। लिख दिया। कंप्लीट सभी का। अब कई जगह क्या लिखा हुआ है गाइड में कि राजस्थान की वह नदी सोते हुए दिखती है। अब सोते हुए क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो कि सोते हुए दिखती है। एक को आया था स्टूडेंट के साथ, सोते हुए नदी, मैंने कौन सी नदी ऐसी जो खड़ी होती है, सब नदी क्या होती है, सोते हुए होती है। अरे हाँ या ना, तो आप उसको ऐसे मत कहो, आप उससे कहो कि वह नदी कौन सी है जो आपके प्रवेश तो कहां से कर रही है, पूर्व से, और जा कहां रही है, यानी एक तरह से रास्ता को क्रॉस कर रही है, वो नदी कौन सी है। तो एक ही नदी आपकी, इसका नाम क्या है, गग्गर है। क्या नाम है, बात समझ में आ रही है। तो प्रश्न पूछने का तरीका ये होता है, कुछ भी लिख देते हैं, सोती है, डकती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप अगर देखोगे नदी वास्तव में क्या होती है, इस तरह से आपकी जा रही है, और कोई भी नदी आपकी होगी तो ऐसी आएगी। क्लियर सभी का यहां तक। तो ये क्या हो गया आपके सारे विशेषताएं। ठीक है, लंबाई कितनी है ये लिखवा दी है, उद्गम कहां से हो रहा है, मुहाना का आपका कहां है, राजस्थान में कहां बह रही है, सब बारी बात हमने कर ली है। आधा पेज छोड़ो, चित्र बनाना पड़ेगा और आगे बढ़ो। चित्र बनाने वाली छोड़ दो पेज आधा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, चित्र लास्ट में बनाएंगे अपन, चिंता मत करो, आगे यहां जाओ। अब जो नदी आपकी आ रही है वो आ रही है कांतली। क्या आ रही है, जो नदी कांतली आपकी है, ये निकलती कहां से है, इसको देख लो पहले बोर्ड पर। ये निकलती है खंडेला पहाड़ियां सीकर। कहां से निकलती है, और ये नदी सीकर से निकलने के बाद जाती है झुंझुनू में। कहां जाती है, ये झुंझुनू को लगभग आपके दो भागों में बांट देती है, और उसके बाद में झुंझुनू के अंदर ही चूरू की जो सीमा है वहां पर ही हो जाती है समाप्त। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करोगे तो लंबाई आपकी है 100 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 100 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई है। और जो इसका आपका जो प्रवाह क्षेत्र है, इससे हम कहते हैं तोरावटी। तो राजस्थान में तोरावटी क्या है, तो हम कहेंगे साहब कि जो कांतली है उसका प्रवाह क्षेत्र, या पूछ लेंगे कांतली का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे तोरावटी। अब यहां एक और बात आती है कि जो नदी आपकी कांतली है, इसे कहते हैं कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। क्या शब्द आ रहा है, पूर्ण बहाव। अब पूर्ण बहाव क्या होता है समझ लो। पूर्ण बहाव का मतलब यह हुआ कि वह नदी जिसका उद्गम और जिसका मुहाना दोनों कहां हो, राजस्थान में। उद्गम भी राजस्थान से और मुहाना भी कहां, राजस्थान में। उसे हम कहेंगे पूर्ण बहाव, यानी पूर्ण बहाव कहां है, राजस्थान के अंदर है। उस आधार पर सबसे लंबी अंत प्रवाह नदी कौन सी है, और बाकी कौन सी है, गग्गर। समझ में आ गई बात। इसको ऊपर उतारो फटाफट से। एक साथी पूछे इसकी सहायक नदी नहीं है क्या, तो जो नदियां अंत प्रवाह की है वो नदियां खुद इतनी छोटी होती है कि सहायक नदियां नहीं होती उनकी। और ये अपन बात अभी कर आए थे, उन्होंने लिखी थी परिभाषा। सहायक नदियां होती तो नदी छोटी की होती, बड़ी होती ना फिर तो। क्या साथियों, पानी की कमी तभी तो आ रही है, इसमें सहायक नदियां नहीं है। ये तो दो स्थान आपको दिख रहे हैं नक्शे में, ये दो सभ्यताएं हैं जो आपकी इस नदी के ऊपर है। तो एक तो आपका सीकर के अंदर बड़ी प्रसिद्ध आपकी सभ्यता है गणेश्वर।
सुना है नाम? तो जो गणेश्वर सभ्यता स्थल आपका है, वो सभ्यता स्थल आपका किस नदी के ऊपर है? कांतली के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ताम्रलिप्त सभ्यताओं की जननी। 4000 साल पुरानी हम इसको बताते हैं, आई थिंक इतनी है ना। और यही बताते हैं कि क्या मिले थे यहाँ पे, 400 कांटे मिले थे मछली पकड़ने के। मिले थे नहीं मिले थे? हाँ ठीक। और एक आपकी सभ्यता है सुनारी, जो कहां आती है? झुंझुनू में आती है। और ये लोहे वाली सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? लोहे की। ठीक है ना। तो ये दोनों सभ्यता स्थल कहां आपके हैं? इस नदी के ऊपर। इसको उतारो फटाफट से, ताकि हम नदियां और पढ़ सकें। छोटी नदियों में केवल उद्गम, मुहाना और लंबई, जो आपको लिखवा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा स्पीड से ना, डिजाइन नहीं करनी इसको अपने को। ये लिखवा दूंगा मैं ना, ये तो मैं लिखूंगा, आप केवल डायग्राम बनाओ, ये दोनों बातें मैं लिखूंगा। बन गया। सभी का हो गया के साथियों? चलो लिखो, कांतली में लिखो। यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से, कांतली की बात कर रहा हूं ना, कांतली में खा रहा हूं। यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। लंबाई 100 किलोमीटर। लंबाई 100 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। लिख दिया। नेक्स्ट। कांतली के प्रवाह क्षेत्र को, कांतली के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। तोरावटी कहते हैं। तोरावटी कहते हैं। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो। कांतली झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। क्लियर सभी का? चलो नेक्स्ट नदी आपकी आ रही है, उसका नाम है कांकनी या कांकने। कांकनी या कांकने। जो कांकनी या कांकने हैं, इसको जब आप देखोगे तो साथियों इसका उद्गम होता है जैसलमेर। कहां से हो रहा है? जैसलमेर जो शहर, उसके निकट में गांव आता है कोटारी गांव, वहां से निकलती है। और निकलने के बाद ये उत्तर दिशा में बहती है। कहां बहती है? और उसके बाद ये गिरती है बुज झील में। कहां गिरती है? कैसी झील है? मीठे पानी की या खारे पानी की? मीठे की। कैसी है? आवाज एक सुर में आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई, क्योंकि कुछ को याद है कुछ को याद नहीं है। कैसी पानी की है? अब क्या होता है कि कई बार तो क्या होता है कि इस झील को भरने के बाद इसमें पानी समाप्त हो जाता है, और अगर पानी ज्यादा होता है तो नदी इस झील से निकलने के बाद अपनी दिशा को बदलती है। पहले बह रही थी उत्तर में, अब बहती है उत्तर पश्चिम में। कहां बह रही है? और उत्तर पश्चिम बहने के बाद में एक स्थान है आपका मीठा की खाड़ी, जैसलमेर के अंदर ही, वहां पर यह समाप्त होती है। तो कहां समाप्त हो रही है? मीठा की खाड़ी में। और क्या कर रही है? दिशा बदल रही है। तो राजस्थान की वह नदी जो सर्वाधिक बदलती दिशा, वो कहलाएगी आपकी कांकनी या कांकने। लंबाई जो इसकी है वो है 17 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? और इस वजह से यह आपकी अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी कहलाती है। तो लिखो कांकनी, कांकनी में लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो।
मैं बता रहा हूं, पहले लिखो इसको, 2 लाइन लिखो। कांकनी ओब्लिक कांकने में इसे स्थानीय लोग मसूरदी नदी भी कहते हैं। इसे स्थानीय लोग मसूरदी नदी भी कहते हैं। इसे स्थानीय लोग मसूरदी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, यह अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट लाइन लिखो, यह राज्य में सर्वाधिक दिशा, डायरेक्शन, यह राज्य में सर्वाधिक दिशा बदलने वाली नदी है। सर्वाधिक दिशा बदलने वाली नदी है। नेक्स्ट लाइन लिखो इसी में, यह उद्गम से उत्तर की ओर बहती है। उद्गम से उत्तर की ओर बहती है। बुझ झील में गिरती है। उद्गम से उत्तर की ओर बहती है, बुझ झील में गिरती है। बुझ झील में गिरती है। जल की अधिकता होने पर, जल की अधिकता होने पर, जल की अधिकता होने पर यह उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। जल की अधिकता होने पर यह उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। और इस चित्र को जल्दी उतारना फटाफट, छोटा ही है। तो पहले उत्तर बह रही, फिर कहां बह रही है? उत्तर पश्चिम में। नदियों में थोड़ी स्पीड रखना, नदियां बहुत सारी है, छोटी छोटी नदियां बहुत बीच बीच में आएगी। कंप्लीट है सभी का? चलो अब जो है, आप जो आधा पे छोड़ा था अपन ने, वहां आ जाओ फटाफट से। गग्गर के बारे में बात की थी ना अपन ने, उस वाले पेज पर आ जाओ। और इसको उतार के ही अपने को निकलना है ना, ताकि क्या है, तुम थोड़ा सा स्पीड से काम करोगे। इसको उतारो, इसको। सही है ना? नहीं तो क्या करते अपन, इसी को उतारते तो फिर वो नदी पूरी होती नहीं, 2 नदियां। मैंने एक नदी के चक्कर में 2 नदियां और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया आपको। कल अपन अंत प्रवाह को पूरा करके अरब सागर में चलेंगे। कहां चलेंगे? इन नदियों का पानी कल पी के आना। समझ में आ रही बात? क्या कह रहा हूं? पानी पी के आना मतलब क्या हुआ? याद करके आना। और झीलें जो है वो भी तुमको याद नहीं है, उनको भी याद करके आना। चलो कल मिलते हैं।